हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज की प्लेलिस्ट में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन जो है उसका बेसिक एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए इंटीग्रेशन। तो आज के बाद जो इंटीग्रेशन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो है वो हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग डालिए इंट्रोडक्शन, कि इंटीग्रेशन जो है उसका अपने जनरल लाइफ में एप्लीकेशन क्या वो देखते हैं। तो फर्स्ट वन जो हेडिंग है वो हो सकती है क्या, इंट्रोडक्शन। इसकी जरूरत क्यों पड़ी इंटीग्रेशन की, हम पढ़ते क्यों है वो देखते हैं, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ आपके पास फिगर ड्रॉ करता हूं, जैसे लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ किया और इसकी जो साइड है वो ए है। ठीक है, अगर स्क्वायर की साइड जो है वो ए है तो इसका जो एरिया होगा वो एरिया कितना हो जाएगा कि सर इसका जो एरिया है, क्योंकि पहले से हमें पता है कि एक आपके पास स्क्वायर है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा कि सर साइड इंटू साइड, तो इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, पहले से हमें पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया है, अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो मान लीजिए इसकी जो लेंथ है वो बी है ना, और इसकी जो ब्रेथ है वो ए है। तो इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा कि सर इसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा सर ए इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, ये इसका एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल का। अच्छा ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करूं, जैसे लेटेस्ट आपके पास ये कोई आर रेडियस का सर्कल है, मुझे इसका पता नहीं कि आर क्या है, आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो आप बोलोगे सर इसका जो एरिया है वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये आप लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको पहले से पता है कि जो स्क्वायर उसका एरिया होता है साइड इंटू साइड। और अगर आपके पास कोई रेक्टेंगल है, ऐसे बहुत सारे आपके पास मैथ में फिगर होते हैं जिनका एरिया आपको पहले से पता है। ठीक है, तो सर फिर इंटीग्रेशन क्यों पढ़ते हैं, वही बात करेंगे, इंटीग्रेशन क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो है अगर मैं इसी केस में, जैसे यहाँ पर मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया तो इसका एरिया आपको पहले से पता है, मैंने रेक्टेंगल, ऐसे मैथ में बहुत सारे शेप आपको मिल जाएंगे जिनका पहले से ही एरिया आपको पता होगा। और यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया तो जाहिर सी बात है इसका जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा। तो अगर इसको मैं यहीं से रफ करता हूं और मैं एक और फिगर ड्रॉ करता हूं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक कर्व ड्रॉ किया। ठीक है, जैसे लेटेस्ट से आपके पास ये y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, आपके पास कोई फंक्शन था। ठीक है, आपके पास ये x है और ये y। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट कलर का मार्कर यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि आपके पास y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का आपके पास ये ग्राफ था, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, मेरे पास कोई फंक्शन है और इसका ग्राफ ये है ना। और मैं आपको ये बोलूं कि यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू, मान लीजिए यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है x इक्वल्स टू a, है ना, यहाँ पर जो वैल्यू है इस पॉइंट पर मान लेते हैं कि जो वैल्यू है वो a है। और यहाँ पर मैं आपको ये बोलूं कि इसकी जो वैल्यू है, यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो b है। तो मैं आपसे ये बोलूं कि इसका एरिया जो है वो कितना होना चाहिए। मैं आपसे ये बोलूं कि ये जो बाउंडेड शेप है इसका एरिया क्या होना चाहिए। तो पहले हमने रेक्टेंगल पढ़ा, हमने स्क्वायर पढ़ा, उसका एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया। और मैं आपसे ये बोलूं इसका एरिया क्या होगा, इस पर्टिकुलर फिगर का एरिया क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना, एरिया इसका कैलकुलेट करना इतना आसान काम नहीं है। जैसे हमने पहले से स्क्वायर का कर लिया, हमने सर्कल का कर लिया। अगर मैं आपको ये बोलूं इस पर्टिकुलर फिगर का एरिया क्या होगा, तो इसी समस्या जो है, ये समस्या जो है वो सदियों तक चलती रही। उसके बाद में इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आया। इंटीग्रेशन ने ये बोला कि आपके पास कोई भी बाउंडेड शेप है ना, अगर कोई बाउंडेड शेप अगर एग्जिस्ट कर रही है तो आप किसी भी बाउंडेड शेप का एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो उसके बाद में इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आता है कि अगर आपके पास कोई बाउंडेड शेप है तो आप उसका डेफिनेटली एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। ये आप डायरेक्टली जैसे आपको पहले से पता था वैसे आप एरिया इसका कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, फिर भी इसका कंसेप्ट आया था, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आया था। तो यहाँ पर जो है अगर इसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेशन ने आपको ये बोला, सदियों तक ये चलता रहा कि इसको n स्ट्रीम में डिवाइड कर दिया। जैसे यहाँ पर मैं आपको पहले ये बोलता हूँ कि आपने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ पर एक लाइन ये ड्रॉ कर ली, तो आपके पास यहाँ पर अब क्या है, आपके पास ये रेक्टेंगल 1 बन गया और ये रेक्टेंगल 2 बन गया। और अभी भी आपके पास ये शेडेड एरिया है ना। मैं आपसे ये बोलूं कि इस पर्टिकुलर फिगर का एरिया क्या होगा, आप ये बोलोगे कि सर ये फर्स्ट वाला रेक्टेंगल
और आपके पास ये सेकंड वाला रेक्टेंगल आ गया, दोनों का एरिया, दोनों के एरिया को आपने ऐड कर दिया। उसके बाद में ये जो शेडेड एरिया है इनको आप ऐड करोगे तो आपके पास पूरा एरिया आ जाएगा। तो अभी भी ये जो रेक्टेंगल का एरिया है ये कैलकुलेट करना अभी भी आपके लिए कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं। क्यों? क्योंकि आप ये बोलोगे कि सर इसकी जो लेंथ है और आपके पास यहाँ पर कोई y की वैल्यू होगी जो इसकी ब्रेथ के इक्वल होगी, ठीक है, और आपके पास ये लेंथ आ जाएगी, है ना, और ये आपके पास ब्रेथ आ जाएगी, तो आप इजी वे में रेक्टेंगल फर्स्ट का एरिया आपने कैलकुलेट कर लिया, आपने रेक्टेंगल सेकंड का एरिया कैलकुलेट कर लिया। और अभी भी शेडेड एरिया जो है इसके बारे में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर शेप का एरिया अभी भी आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो। तो फिर क्या हुआ कि फिर जैसे मान लो इसको n स्ट्रिप में डिवाइड कर लिया, यानी जैसे मैं यहाँ पर मान लो 10 स्ट्रिप बना देता हूँ, तो ये जो अप्रोक्सीमेट एरिया जो है वो कम होता जाएगा। जैसे यही जो फिगर है इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, और y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स यहाँ लिखा मैंने, है ना, और इनको क्या करते हैं छोटे छोटे रेक्टेंगल n पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो आपके पास ऑलमोस्ट जो शेडेड एरिया होगा वो नेग्लिजिबल के इक्वल हो जाएगा, यानी आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो फिर भी आपके पास अप्रोक्सीमेट एरिया आता है, एग्जैक्ट एरिया फिर भी नहीं आता, ठीक है। कैसे? जैसे यहाँ पर आपके पास यही फिगर है और इसी फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, x इक्वल्स टू a और हमने ये माना था x इक्वल्स टू b। यहाँ पर बहुत सारे रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रिप यहाँ पर बनाया और ये लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, तो आपके पास ये रेक्टेंगल बना, है ना। और अच्छा थोड़ा सा और इसको यहाँ से यहाँ बना लेते हैं ना। तो आपने यहाँ पर क्या किया कि छोटे छोटे इसको रेक्टेंगल में, छोटे छोटे रेक्टेंगल में इसको डिवाइड कर दिया, है ना। तो यहाँ पर आपके पास n जो रेक्टेंगल है वो बन रहे हैं, n रेक्टेंगल बन रहे हैं, n रेक्टेंगल बनेंगे, है ना, जिनकी अलग अलग ब्रेथ होगी, है ना। तो n रेक्टेंगल आपके पास बने, तो यहाँ पर n रेक्टेंगल जो है उनका आप एरिया कैलकुलेट करके ऐड करोगे तो टोटल आपके पास इस पर्टिकुलर फिगर का एरिया आ जाएगा। फिर भी इसका एग्जैक्ट एरिया नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पर अभी भी आपके पास ये जो शेडेड एरिया है वो कंप्लीट नहीं आएगा। यहाँ पर अप्रोक्सीमेट एरिया आ जाएगा, ये देखो ये वाला एरिया अभी भी कंप्लीट नहीं आएगा, है ना। तो आपके पास यहाँ पर ऐसी कितनी स्ट्रिप है? n स्ट्रिप है। तो आप ये बोलो सर ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, और यहाँ पर आपके पास n स्ट्रिप है, ये थोड़ा सा देखने में इजी लग रहा है। बाकी अगर प्रैक्टिकल देखें तो n स्ट्रिप का एरिया आप वैसे कैलकुलेटर नहीं कर पाओगे, ठीक है, किसी भी कंडीशन में। ये देखने में और बोलने में आसान काम है, करने बैठ जाओगे तो सदियां गुजर जाएगी और इंटीग्रेशन का आंसर नहीं आएगा, एरिया आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। उसके बाद में कंसेप्ट आता है इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन क्या बोलता है कि अगर आपके पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट की आपके पास वैल्यू है, यानी आपके पास लोअर लिमिट और आपके पास आगे x की वैल्यू, या इसको अपर लिमिट भी बोलते हैं, अगर आपके पास 2 पॉइंट की वैल्यू है इनिशियल और आपके पास फाइनल पॉइंट की वैल्यू है, तो उसका आप इंटीग्रेशन कर दो, उसका आप क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, तो आपके पास पूरा एरिया आ जाएगा, आपके पास पूरा एरिया आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर फिगर का एरिया क्या है, ठीक है। तो इसी समस्या से बचने के लिए किसका कंसेप्ट आया था? इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आया था। इंटीग्रेशन ने ये बोला कि अगर आपके पास कोई भी अगर आपके पास बाउंडेड शेप है तो आप उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। आपके पास अगर दो इंफॉर्मेशन है, उसका आपके पास इनिशियल पॉइंट है और उसका आपके पास फाइनल पॉइंट है, तो आप इसका एरिया इजी वे में a से b, है ना, a से b और fx dx आप कर दो, fx dx, fx के आपके पास फंक्शन है और dx का मतलब ये होता है कि आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है। तो dx आ गया, और ये a क्या है? a आपकी a पॉइंट पर x की वैल्यू है, इसको बोला जाता है लोअर लिमिट और इसको बोला जाता है अपर लिमिट। तो अगर आप ऐसा इंटीग्रेशन करते हो तो इस पर्टिकुलर फिगर का कंप्लीट एरिया निकल के आ जाता है, ठीक है। अच्छा अपने थोड़ा सा और इसमें इंप्रूवमेंट करते हैं, है ना। तो फर्स्ट वाली हेडिंग आप डाल लीजिए, इसमें इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हम पढ़ रहे थे अभी इसका फर्स्ट जो पॉइंट लिखिए आप डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अभी आपको ये तो रियलाइज हो गया कि इंटीग्रेशन जो है वो हम अपनी लाइफ में क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाली हेडिंग क्या हो सकती है? डेफिनेशन, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। अच्छा इंटीग्रेशन जो है वो हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या पढ़ेंगे? इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, और इसकी जो डेफिनेट है इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, सॉरी इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, इसमें आप डेश लगा करके लिखिए, इट इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? एक रिवर्स प्रोसेस होता है। किसका रिवर्स प्रोसेस होता है? डेरिवेटिव का। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो स्टार मार करके आप लिख सकते हो, इट इज ए रिवर्स प्रोसेस
ऑफ डेरिवेटिव, है ना। ये किसकी रिवर्स प्रोसेस है? डेरिवेटिव की रिवर्स प्रोसेस है। अच्छा सेकंड इसमें आप लिखिए स्टार मार करके। हाँ एक तो इसमें पक्का कंफर्म हो गया कि ये किसका रिवर्स प्रोसेस है, ये किसका रिवर्स प्रोसेस है? डेरिवेटिव का। इसीलिए इसको बोला जाता है एंटी डेरिवेटिव। क्या बोला जाता है? एंटी डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस, इसलिए क्या बोला जाता है? एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। अच्छा एंटी डेरिवेटिव तो फिर भी समझ में आ जाएगा। कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी वर्ड यूज करता है, जैसे एंटी आपने पहले से देख लिया, चलो रिवर्स की बात कर रहा है, और डेरिवेटिव आपको पहले से पता। अच्छा डेरिवेटिव का कोई रिवर्स प्रोसेस होगा, उसका डिस्कशन कर रहा होगा। कभी कभी एग्जामिनर ऐसा भी बोल देता है जिसमें तो आप पक्का कंफ्यूज हो जाओगे, प्रिमिटिव। तो ये भी याद रखना, कभी कभी प्रिमिटिव भी बोलता है। क्या बोलता है? प्रिमिटिव। उसका मतलब ये होता है कि ये किसकी बात कर रहा है? इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, तो कभी कभी यूज करता है प्रिमिटिव, है ना। अच्छा जो इंटीग्रेशन होता है, अच्छा दो इंपॉर्टेंट आपने स्टार मार करके लिखा यहाँ पर। तीसरा पॉइंट इसका लिखिए आप। अच्छा तीसरे पॉइंट से पहले ये डिफाइन कर लेते हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है वो अपने कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट से आपके पास यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि लेट अज्यूम करते हैं अपने पास कोई फंक्शन है, मैं जिसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, ठीक है। तो लेट अपने मान लेते हैं कि आपके पास एक फंक्शन था एफ ऑफ एक्स और प्लस में सी। मेरे पास एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है? एफ ऑफ एक्स प्लस में सी। सी बोले तो यहाँ पर कांस्टेंट है, यानी मेरे पास कोई फंक्शन है ना, और प्लस में क्या? एक कांस्टेंट है। तो उसका मैं अगर क्या करूं? डिफरेंशिएशन करूं, तो आपको पहले से पता है कि सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होता है, ठीक है। तो मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास अच्छा मैं यहां से इसको रफ कर रहा हूं, ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मैं साइड में हो जाता हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हाँ तो यहां पर जो है इसके बाद अपने थर्ड वाला जो पॉइंट है उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हम कंप्लीट पढ़ेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। और जो इस चैनल पर नए बच्चे वो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो इस पर अपने कंप्लीट बेसिक से मॉडरेट लेवल तक क्वेश्चन भी करेंगे और कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड वाला जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था, है ना, क्या किया कि आपके पास कोई एक फंक्शन था, जैसे लेटेस्ट से आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और प्लस में सी। ये आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस में सी, आपके पास ये फंक्शन था। मैं इसका डिफरेंशिएशन करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा कि सर अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा dy बाई डी एक्स, और मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स और प्लस में सी, है ना, ये लिखूंगा। तो सब बच्चे ये बोलेंगे कि सर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स तो ठीक है, एफ ऑफ एक्स तो मेरे पास कोई फंक्शन होगा तो उसका कोई ना कोई डिफरेंशिएशन मेरे पास निकल के आएगा। बट सी का सर मुझे पहले से पता है कि सी जो है उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, है ना। और सी जो है उसका डिफरेंशिएशन 0 क्यों होगा ये भी मैं बता देता हूं, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो है उसका इनडायरेक्ट वे में मीनिंग क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। क्या मतलब होता है? रेट ऑफ चेंज। और रेट ऑफ चेंज की जब भी बात आती है, डिफरेंशिएशन जो है उसका इनडायरेक्ट वे में मीनिंग क्या होता है? रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। और चेंज की जब भी इस दुनिया में बात आती है तो कम से कम आपके पास 2 क्वांटिटी होनी चाहिए, तभी तो कंपेयर करोगे आप। तो इसको इनडायरेक्ट वे में बोला जाता है रेट ऑफ चेंज। जैसे हम इसको लिखते हैं dy बाई डी एक्स, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का dy बाई डी एक्स। ऐसा क्यों लिखते हैं हम कि y के रेस्पेक्ट में x में कितना चेंज आया, यानी जब भी इस दुनिया में चेंज की बात आएगी तो कम से कम आपके पास 2 क्वांटिटी होनी चाहिए, है ना, कि y के रेस्पेक्ट में जो है x के रेस्पेक्ट सॉरी y के रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में y में कितना चेंज आया, यही क्या होता है? इनडायरेक्ट वे में इसका मीनिंग होता है, और इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। तो जो डिफरेंशिएशन का इनडायरेक्ट वे में मीनिंग होता है उसका मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। अच्छा सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन फिर 0 क्यों होता है? अरे कांस्टेंट जो है उसमें रेट ऑफ चेंज, उसमें चेंज क्या होगा? चेंज कुछ ही नहीं होगा। अगर चेंज कुछ ही नहीं होगा तो डिफरेंशिएशन की कैटेगरी में वो क्या होगा? 0 ही होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इनडायरेक्ट वे में मीनिंग होता है इसका। तो कांस्टेंट में चेंज कुछ है ही नहीं, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट का 0 होता है। और हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस सी का अगर मैंने डिफरेंशिएशन किया तो मेरे पास जो रिजल्ट है वो मान लेता हूं मैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स निकल गया। क्या मैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस सी का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो आप ये बोलोगे कि सर ठीक है एफ ऑफ एक्स का कोई ना कोई डिफरेंशिएशन आएगा, बट सी का 0 आएगा, क्योंकि इसमें चेंज रेट ऑफ चेंज क्या है? 0, इसीलिए जो है रेट ऑफ चेंज कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन होता है 0। तो मैं ये मान लेता हूं कि इसका जो मेरे पास रिजल्ट है वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है। अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन किया तो मेरे पास मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स रिजल्ट आया। क्यों? क्योंकि सी का तो आंसर 0 हो गया। क्यों? क्योंकि एक कांस्टेंट।
अच्छा, अब मैं आपसे ये बोलूं कि मैंने आपको पहली लाइन में लिखवाया था कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, तो आप ये बोलोगे कि सर जिस दिन एफ ऑफ एक्स और प्लस में एफ ऑफ एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करूं तो मेरे पास ये आना चाहिए, तो आप ये बोलोगे कि सर आपके पास जो आंसर है वो आना चाहिए एफ ऑफ एक्स और प्लस में सी आना चाहिए। ठीक है, हाँ तो पहले हम इंटीग्रेशन में, हाँ इंटीग्रेशन में हम पहले ये देखेंगे कि सर इनका सबका मतलब क्या होता है। अच्छा, ये जो सिंबल होता है इसको कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और इसका इनडायरेक्ट वे में मीनिंग क्या होता है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि अपने इंटीग्रेशन में करते हैं क्या, बहुत सारे रेक्टेंगल का हमने क्या किया था, सम किया था, इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में हम क्या करते हैं, समेशन कैलकुलेट करते हैं, और ये समेशन का ही मॉडिफाई रूप है। जैसे हम सम को इंग्लिश में लिखते हैं ऐसे UM, है ना, सम लिखा हमने, तो सम जो है, सम में कैपिटल एस है, और कैपिटल एस का ही जो मॉडिफाई जो वर्जन है वो क्या होता है, समेशन, और समेशन से क्या आता है, इंटीग्रेशन, यानी जो एस है, एस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, इनडायरेक्ट वे में ये एस को इस तरह से लिखा जाता है ना, ये वास्तव में क्या है, ये जो कैपिटल एस है यानी सम है, सम ऑफ बहुत सारी क्वांटिटी को अपने क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट वे में किसका मतलब होता है, समेशन, यानी सम का मतलब, ये जो नोटेशन है वो क्या है, शो करता है, ये समेशन को शो करता है। ठीक है, तो हमने ये लिखा भी एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। अच्छा सर इसका भी कुछ नाम होगा, बिल्कुल इसका नाम होता है, इसका नाम होता है इंटीग्रल, इसका नाम क्या होता है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, इसका नाम हो गया आपके पास साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसका नाम क्या हो गया, इंटीग्रल। और ये dx क्या है, dx मतलब किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर हर बार dx के रेस्पेक्ट में करना जरूरी है क्या, नहीं बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पर f ऑफ x है और d ऑफ x है, यानी अगर यहाँ पर x का फंक्शन है तो उसको dx के रेस्पेक्ट में करना है, अगर यहाँ पर y है तो dy आ जाएगा, यानी आप किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये तो एक स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, ये एक स्टैंडर्ड थ्योरी है। ठीक है, तो यहाँ पर सर हर बार dx आएगा ऐसा जरूरी है कि नहीं, आप dx dy dz कुछ भी कर सकते हो, किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर c सर क्या है, अच्छा c सर इसको बोला जाता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, है ना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो सर फिर f ऑफ x का भी कुछ नाम होगा, इसको बोला जाता है इंटीग्रेंड। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इंटीग्रेंड। तो हमने पूरा पोस्टमार्टम में इसका कर दिया। ठीक है, सबसे पहले हमने ये बोला कि आपके पास कोई फंक्शन f ऑफ x प्लस c है, उसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो हमने मान लिया कि कैपिटल f ऑफ x इसका रिजल्ट है, और हमने ये बोला था कि अगर मैं स्मॉल f ऑफ x प्लस c का डिफरेंशिएशन करता हूं तो मेरे पास, मैंने मान लिया कि ये रिजल्ट आता है। तो सर आप अभी ये बोल रहे थे कि इसका इंटीग्रेशन करने पर ये आना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, तो मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करूं तो मेरे पास ये रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, कुछ एग्जांपल से और बात समझते हैं। ठीक है, तो मैं इसको, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। तो इंटीग्रेशन का जो सिंबल है इनडायरेक्ट वे में किसको डिनोट करता है, समेशन को डिनोट करता है, या फिर सम को डिनोट करता है, क्योंकि सम जो है कैपिटल एस, या फिर सम जो है उसमें पहले क्या आता है, एस आता है। ठीक है, इसीलिए समेशन का जो मॉडिफाई रूप होता है उसको आप क्या बोलते हो, या फिर ये एस का ही मॉडिफाई रूप है। ठीक है, तो मैं इसको यहां से रफ कर रहा हूं और अपने मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, है ना। तो नेक्स्ट इसका जो पॉइंट नंबर 4 है, इसमें हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ठीक है, हमने अभी तक ये पढ़ लिया कि ये एक रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, और इसमें आपके पास कम से कम एक सी आना चाहिए, और सी क्या होता है, सी एक किसको डिनोट करता है, अभी मैं इस नाम पे आया ही नहीं, इंडेफिनेट पे, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट से आपके पास यहाँ पर एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर और प्लस में 5, मेरा जो फंक्शन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स, और मैंने ये बोला कि इसकी जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर प्लस में 5 है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, मैं आपको ये बोलूं कि dy बाई डी एक्स, है ना, सब बच्चे एग्री करेंगे कि सर dy बाई डी एक्स, फटाक से बोल दोगे कि सर dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो है, आप ये बोलोगे कि सर 5 तो कांस्टेंट था, और इसका आपके पास जो डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा सर 2x। ठीक है, और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि dy बाई डी एक्स आप करके बताओ किसका, एक्स स्क्वायर और प्लस में 9 का। ठीक है, क्या बोला मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस में 9 का, तो सब बच्चे एग्री करेंगे सर इसका डिफरेंशिएशन जो है वो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि dy बाई डी एक्स आप करके बताओ किसका,
एक्स स्क्वायर और माइनस 15 का, किसका करके बताओ, -15 का। तो आप ये बोलो अगेन सर 15 कांस्टेंट है और सर एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। कैसे कि सर अगर x की पावर n होता है तो उसका डिफरेंशिएशन हम पहले से जानते हैं, x की पावर n का डिफरेंशिएशन सर होता है n x की पावर n माइनस 1। ये आप लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर डायरेक्ट सर इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर जो है अगर हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि ये एक रिवर्स प्रोसेस है। इसका मतलब आप ये बोलोगे सर 2x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं, 2x का मैं इंटीग्रेशन करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है। और मैं यहाँ पर 2x का इंटीग्रेशन करूं तो मेरे पास x स्क्वायर प्लस 9 आना चाहिए, क्योंकि आपने ये बोला सर पहले से कि अगर x स्क्वायर प्लस 5 का मैं डिफरेंशिएशन करूं तो 2x आया, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है तो इसका इंटीग्रेशन करने पर ये आना चाहिए, ठीक है। करके देख लेते हैं कि सर अगर मैं 2x का इंटीग्रेशन करूं। अच्छा, उससे पहले एक चीज आपको एक ध्यान रखना है, अभी हम फॉर्मूले की लिस्ट पढ़ेंगे, उससे पहले आपको थोड़ा सा ये आइडिया जो है वो याद रखना है कि अगर x की पावर n है और उसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो उसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। और सब बच्चों को अगर डोमेन और रेंज का अगर पहले से पता है तो बिल्कुल ये बोलेंगे सर n नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, क्योंकि आप ये बोलोगे सर n की वैल्यू अगर -1 हो जाती है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, और डिनोमिनेटर जिस दिन 0 होती है कहानी खराब हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो फंक्शन हो जाता है अनडिफाइंड, ठीक है। इसीलिए n नॉट इक्वल टू -1। तो सर जिस दिन x की पावर -1 होगी तो क्या ये फॉर्मूला लगेगा क्या, नहीं लगेगा। इसीलिए x की पावर -1 के लिए अलग से फॉर्मूला होता है ना। और आपको ही पता है x की पावर -1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x इसीलिए होता है क्योंकि ये n की पावर -1 को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ पर 2x का इंटीग्रेशन करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। अगर मैं 2x का इंटीग्रेशन करूं तो मेरे पास ये आना चाहिए। अगर मैं 2x का इंटीग्रेशन करूं तो मेरे पास ये आना चाहिए। चलो करके देख लो। अगर मैं यहाँ पर 2x का इंटीग्रेशन करूं तो मेरे पास ये आना चाहिए कि सर अगर आप 2x का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो 2x dx लिखेंगे, और आप ये बोलोगे सर जो कांस्टेंट है उसका कोई रोल नहीं है इसमें, तो आप बोलोगे सर x की पावर n के अकॉर्डिंग करेंगे तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल और आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास इंटीग्रेशन क्या आएगा, x स्क्वायर। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन क्या आएगा, x स्क्वायर। अच्छा, तो सर यहाँ पर +5 नहीं आया, यहाँ पर सर +9 नहीं आया, और यहाँ पर सर -15 नहीं आया। हाँ, इसीलिए इसको बोला जाता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर c की वैल्यू 5 थी, यहाँ पर c की वैल्यू 9 थी, और यहाँ पर c की वैल्यू -15 थी। c की वैल्यू के लिए हम डेफिनेट नहीं है, c की वैल्यू के लिए डेफिनेट नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आगे की चर्चा जारी रहेगी ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच।